एक हम लोग इन्फ्लेशन का वो देखते हैं, नोट कर दिया, हम लोग इन्फ्लेशन का वो देखते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरह से हमको प्रभावित करता है। इन्फ्लेशन किस तरह से हमको प्रभावित करता है। अब जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन रीडिंग इसमें चल रहा है, उसमें हमारी जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको एक कंफर्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI है, वह 4.06% जनवरी में पहुंचा था। इससे क्या हो रहा है? यह लगातार 16 महीने में दूसरी बार लोवेस्ट पॉइंट पे आया है। तो आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप लोग उसको जरूर आज ही देखिए, व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस, पूरा सब है यूट्यूब में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा लो जा रहा है। अब यह लो जा क्यों रहा है? हमेशा अभी मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर का मोर और लेस रिपीटिशन ही आएगा। जस्ट आई एम ट्राइंग टू एनालाइज इन अनदर वे, लेकिन आएगा ऑलमोस्ट रिपीटिशन ही। अब आपको क्या मिला कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा लोअर गया, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कारण हमारा इन्फ्लेशन लोअर चला गया। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारा लोअर क्यों जा रहा है? जो हमारा एक थ्रेशोल्ड है इन्फ्लेशन का, 4% RBI बोलती है, 2% प्लस माइनस, तो क्या हो गया? 2% to 6%। तो ये बड़ा ये है अपने लिए संतोष का विषय है कि जो RBI ने मैंडेट किया है उसी में इन्फ्लेशन बैंड घूम रहा है। अब ये हमारा जो इन्फ्लेशन का इशू है, ये क्या रहा है कि जो हमारा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है गेन ऑफ मेयरली 1.89% लास्ट मंथ, एज वेजिटेबल जो प्राइसेस सॉ डिसइन्फ्लेशन ऑफ 15.8% एंड सीरियल प्राइसेस ईज्ड कंसिडरेबली फॉर ए सेकेंड मंथ इन वेक ऑफ खरीफ क्रॉप अराइवल्स। खरीफ क्रॉप के आने के कारण, खरीफ का जो क्रॉप आई उसके कारण हमारा जो फूड प्राइस जो इंडेक्स है वो गेन कर रहा है 1.89%, और वेजिटेबल प्राइस जो है वह नीचे आया है 15.8%। अगर आप याद करो, कल मैंने कहा था कि वेजिटेबल प्राइस हमारी मदद कर रहे हैं क्योंकि उनमें गिरावट आ रही है और वो ऑयल की बढ़ती प्राइस को सेट ऑफ कर रहे हैं। और खरीफ की क्रॉप जो हमारा सीरियल का प्राइस है वो भी नीचे आया है। तो हमारी इन्फ्लेशन को मदद कैसे हो रहा है? डिस्पाइट दैट ऑयल प्राइसेस आर गोइंग ऑन। एक अच्छी खरीफ प्राइस, हमारी खरीफ की क्रॉप हुई है और हमारे वेजिटेबल्स और हमारे सीरियल्स के दाम हमारे अनुकूल है। कई बार ये सब काम करें हमारे अनुकूल काम हो जाता है, बिकॉज यू आर जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट ए फिलॉसफी, ये हमारे अनुकूल चल रहे हैं, हमको परेशान नहीं कर रहे हैं। अब जो बम्पर खरीफ क्रॉप आई है, तो वो दो हमारे साथ चीज़, एक तो हमारे लिए बम्पर खरीफ आई क्रॉप, और दूसरा बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है गुड रवि हार्वेस्ट, जो आने वाली रवि की फसल। अब आप एक चीज़ और देखिए कि खरीफ की क्रॉप कौन सी है, रबी की क्रॉप कौन सी, एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए। अब तो शायद सवाल कम आते, पहले बहुत आते थे कि रबी और खरीफ की क्रॉप कौन सी है। रबी और खरीफ की क्रॉप कौन सी सवाल आते थे। अब तो शायद कम, आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी क्रॉप रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है, कौन सी क्रॉप कितने समय लेती है। गन्ना पहले लोग बहुत पूछते थे, गन्ना और हाथी का बच्चा दो बहुत पूछते थे, क्यों? दोनों समय ज़्यादा लेते हैं। एक आता था कि कुत्ते का बच्चा कितने दिन में होता है, एक होता हाथी का बच्चा कितने दिन में होता है, सुअर के कितने बच्चे होते हैं, और तीसरा आता था कि कौन सी क्रॉप ज़्यादा टाइम लेती है। ये आई एम टॉकिंग इन द 90s। ये सवाल बड़ा हिट आया था ना। देखिए सर, एक 3 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक स्टेटमेंट में जेस्टेशन पीरियड भी ऐड कर दिया। ओके, होगा ना। और आखिरी स्टेटमेंट बस गलत कर दिया था कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स केरला में पाए जाते हैं। ओके, तो क्या सवाल अगर मैं देखता हूँ तो जो एक क्वेश्चन बैंक है UPSC के पास, उसी को चर्निंग करते रहते हैं। तो इसलिए क्या ना, अगर हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आपको सवाल पकड़ में आने लग जाएंगे। जो सवाल अपने पढ़ाए हुए एग्जाम में क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। तो ये है जो 4-5 चीज़ें ना, इसको जैसे अपने MSP में कितनी क्रॉप्स हैं। अच्छा, MSP में कोई क्रॉप नहीं है तो क्यों नहीं है?
जस्ट यू सी MSP लिस्ट, MSP लिस्ट हमने आपको दी हुई है, आप उसको लिस्ट को देखो, फिर आप दिमाग लगाओ यार इसमें ये क्रॉप क्यों नहीं है, वो क्रॉप क्यों नहीं है, उसमें शुगर केन है कि नहीं है, कॉटन है कि नहीं है, कौन सी है कौन सी नहीं है। आप अगर देखो 23 ही क्रॉप क्यों है, ऑयल सीड क्यों नहीं है, आप जब इसको समझने लगते हो ना तो आपको दिमाग ज़्यादा फास्ट काम करने लगता है। तो क्या क्या हो गया, हमारी जो अच्छी खरीफ क्रॉप आई है और जो हमारी अच्छी रबी क्रॉप आने की संभावना है, उसके कारण हमारा इन्फ्लेशन हमारे अनुकूल है। एक क्या है, इस बार जो विंटर है वो लंबा गया है। दिस ईयर जो विंटर लार्जर गया है, जब लार्जर विंटर गया है उससे क्या हो रहा है, वेजिटेबल्स के लिए अच्छा है। अब एक सवाल और बन गया कि लार्जर विंटर क्यों वेजिटेबल के अच्छा है। विंटर से हमारे खेती को फ़ायदा क्या होता है, गर्मी से क्या क्या फ़ायदा होता है। और चूँकि एग और जो पोल्ट्री की जो डिमांड है वो सॉफ्ट हो गई है, चूँकि एवियन फ्लू आया है, इसलिए सब्जियों के दाम की मांग और बढ़ गई है। जब आप भाई कि हर आदमी कुछ खाएगा ही ना, अब आप एवियन फ्लू के कारण तो आपकी जब सॉफ्टवेयर हो गई है डिमांड किसकी, पोल्ट्री मटेरियल्स की, तो क्या हो रहा है, आपकी जो कहते हैं इसकी आपकी इसी की खपत और बढ़ रही है। अब जो पल्सेस, जो इन्फ्लेशन हो रहा पल्सेस और पल्स प्रोडक्ट्स में, ये 13.4% था, एंड फॉर ऑयल्स एंड फैट्स 19.7% है। While inflation in pulses and products was at 13.4% and for oils and fats 19.7%. तो पल्सेस का इन्फ्लेशन कम है, ऑयल एंड फैट का इन्फ्लेशन ज़्यादा है। और एग और मीट, जो एग्स हैं, मीट है, फिश है, जो अदर दो सोर्स है प्रोटीन के, इन दोनों का जो इन्फ्लेशन रेट है वह 12.9% या 12.5% है। जो प्राइस गेन हो रहा है, जो प्राइस गेन हो रहा है वह प्राइस गेन के कारण, यह जो प्राइस गेन हो रहा है उसका इम्पैक्ट हो रहा है एवियन फ्लू के कारण हो रहा है। तो अगर आप इन चार चीज़ों को देखें तो क्या है, इन्फ्लेशन इन पल्सेस, इन्फ्लेशन इन एग, और जो हमारे दो प्रोटीन के सोर्सेज हैं जिनमें डबल डिजिट में इन्फ्लेशन हो गया है, एग्स, मीट और फिश में, ये इनका प्राइस गेन क्यों हो रहा है, जो हमारा जो पोल्ट्री फार्म इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, वह हो रहा है एवियन फ्लू के आउटब्रेक के कारण। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एक इन्फ्लेशन पोल्ट्री के फील्ड में हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ एवियन फ्लू के कारण उनमें समस्या उत्पन्न हो रही है। You write down this full paragraph. While inflation in pulses and products was at 13.4%, for oil and fats 19.7%, eggs, meat and fish, two other key source of protein, 12.9% and 12.5%. In eggs, price gain is not because there is no impact due to the avian flu. एवियन फ्लू कारण प्राइस गेन नहीं हो रहा है। अब इसका हम इस अब आपका सवाल है कि सर इस बात से हमको समझाना क्या चाह रहे हैं। हम समझाना ये चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए इन्फ्लेशन आगे बढ़ जाए। हमारे पास जो एक सहूलियत प्राप्त हो गई है कि हमारी सब्जियों में, हमारे सीरियल्स में हमारे को फ़ायदा हो रहा है, एवियन फ्लू के कारण हमारे पोल्ट्री के दाम नहीं बढ़ रहे हैं और हमारे मीट में इन्फ्लेशन जो है वह 12% के आसपास है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको उन प्रवृत्तियों के बारे में ध्यान देना चाहिए जिन प्रवृत्तियों के कारण, जिससे हमारे मार्केट कंट्रोल में, अब मार्केट कंट्रोल में कैसे रहेगा।
अब ये सवाल आना चाहिए कि हमारा जो यह इन्फ्लेशन बैंड है वह हमारे हक में कैसे रहेगा। डिमांड और सप्लाई के चेन को संभाल कर रखना होगा। हमको सब्जियों को मार्केट तक पहुंचाना होगा। एवियन फ्लू के इशू को लेकर लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। कई बार एवियन फ्लू जैसे मान लो किसी 2 फील्ड में हुआ पूरी दुनिया में फैल जाता है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब देखिए, जो हमारा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और बिल्डर्स का है उसमें रॉ मटेरियल का दाम बढ़ रहा है। अब रॉ मटेरियल का दाम क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है कि जो हमारा कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें रॉ मटेरियल के काम बढ़ रहा है। और उस रॉ मटेरियल का जब दाम बढ़ता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन होता है कंज्यूमर्स को। जो हमारा ट्रांसपोर्ट, जो हमारा फ्यूल प्राइस है, वो हमारा फ्यूल प्राइस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वह भी कॉस्ट को बढ़ाता है। जो हमारा फ्यूल प्राइस है यह हमारे इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के कॉस्ट को बढ़ा रहा है। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और बिल्डिंग का सेक्टर है, दोनों में फ्यूल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की एक ट्रांसपोर्टेशन उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो इसलिए हमारा जो यह 2 चीज़ है यह हमारे लिए बहुत दिक्कत कर रहा है। तो फ्यूल प्राइस हम कितना भी कोशिश करें, लेकिन फ्यूल प्राइस हमारे इन्फ्लेशन बैंड को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। दूसरा, हमारा जो बैंक है वह फंड से फ्लश है। अगर आप जो आरबीआई ने एक रिवर्स रेपो जो ऑप्शन स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, मार्केट से पैसा ले लो। नहीं, मार्केट में पैसा अगर बहुत बढ़ा रहेगा तो यह इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा। तो हमारे मार्केट में जो बहुत ज़्यादा बैंक्स है उसके लिए पॉलिसी मेकर्स को ध्यान रखना होगा कि कैसे हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज करे। अंडरस्टूड? 4-5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक, हमारा इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन बैंड के साथ है। दूसरा, हमारी सब्जियों और सीरियल्स के दाम हमारे अनुकूल हैं। तीसरा, जो लार्ज विंटर है वह हमारे पक्ष में है। चौथा, बम्पर खरीफ क्रॉप हुई है और अच्छी रबी क्रॉप आने की उम्मीद है। अगला, हमारा जो एवियन फ्लू का कारण हमारे जो पोल्ट्री के दाम हैं वह दाम नीचे गिरे हैं। अगला, हमारा जो ऑटोमोबाइल और बिल्डर का सेक्टर है उसमें हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें पेट्रोल डीजल का ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है। अगला, हमारे जो बैंक हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। पेंडेमिक के कारण बैंकों का पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाया, इसीलिए सरकार ने रिवर्स रेपो ऑक्शन का काम स्टार्ट किया था, ताकि मार्केट्स में जो एक्स्ट्रा पैसा है वह आरबीआई के पास आ जाए और इन्फ्लेशन की स्थिति न बढ़े। अब आपका लास्ट कंक्लूजिंग पार्ट क्या है कि पॉलिसी मेकर्स को एक स्ट्रिक्ट विजन या एक सतर्कतापूर्वक ध्यान रखना होगा कि इन्फ्लेशन फिर से ऊपर ना आवे और हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित न करे। अब इसको आप लिखोगे कहाँ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। वो लार्जर विंटर से क्या इफेक्ट पड़ा वेजिटेबल? किसका? जब लार्ज विंटर होता है तो फसल उसकी कहते हैं अच्छी होती है। समझ इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, मतलब जब ज़्यादा आपको सब्जी आ गई ना, जब सब्जी ज़्यादा आ गई तो आपका दाम नहीं बढ़ेगा भाई। इन्फ्लेशन ज़्यादा सब्जी आ गई, नहीं, दाम नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो दाम कम चाहिए ना अपने को भाई। आपको अगर 10 रुपया में 2 किलो आलू मिलता था, 10 में 2.5 किलो मिल जाए तो आपका इन्फ्लेशन आपकी फेवर में आ गया ना भाई। इन्फ्लेशन क्या है कि जितने पैसे में सामान खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा खरीद रहे हो कम खरीद रहे हो, यही ना। तो अगर मान लो अच्छी फसल हो गई, ज़्यादा सब्जियां हो गई तो सब्जियों के दाम डाउन हो गए। सब्जियों के दाम डाउन हो गए तो आम जनता को सस्ती दर पर सब्जी मिला, तो आम जनता की परचेसिंग कैपेसिटी बेहतर हो गई। इन्फ्लेशन का सीधा संबंध आपकी परचेसिंग कैपेसिटी से है। गॉट इट? अब आप इसको लिखोगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है। इकोनॉमिक्स का कोई भी सवाल आएगा इन्फ्लेशन का, यू कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है
कि जैसे आप उसको आंसर कर रहे हो, तो अगर उस सवाल में हाल के वर्षों के इन्फ्लेशन पे कोई बात आती है, इसकी संभावना अक्सर रहती हैं, आप इसको घुमा फिरा के लिख दो। मेरे ख्याल से जो मैंने लास्ट का आपको मैंने 5-6 पॉइंट बताया है, ये हार्डली 30 शब्द का होगा, हार्डली 25-30 शब्द का होगा। यू कैन यूज दैट पॉइंट देयर। अब देखिए क्या है, एक प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा हम एनालाइज करते हैं। उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट को ब्लेम किया है, आज के फर्स्ट एक्सप्रेस में है। उन्होंने क्या ब्लेम किया है, हाँ, कि जो पहले की जो सरकार थी उसने इंपोर्ट का जो डिपेंडेंस था उसको कम करने का कोशिश नहीं किया। तो क्या है, उन्होंने शब्द दिया है एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस। उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि इंडिया का जो एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री के इसी शब्द से आपको बहुत बेहतर मिल रहा है आंसर लिखने के लिए। तो आप क्या लिख सकते हो, भारत को ऊर्जा आयात पे निर्भरता कम करनी चाहिए। ठीक है ना। आप व्हेन यू आर राइटिंग, जिसे आपको अपना व्यू पॉइंट तो अक्सर लिखने का मौका मिलता ही है, तो आप क्या लिख सकते हो, भारत को ऊर्जा आयात निर्भरता कम करनी चाहिए। देयर इज ए नीड, इंडिया नीड टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस। ओनली फॉर दिस लाइन आई हैव टेकन दिस आर्टिकल टू एक्सप्लेन यू कि यह आपको लिखने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है। अब जो हमारा रिटेल फ्यूल प्राइस है, जिसे हमने कल बात किया था, वह इंटरनेशनल रेट से लिंक्ड है। इफ़ यू रिमेंबर माय स्टडी लेक्चर, आई सेड इट इज़ द इंटरनेशनल रेट से लिंक है। अगले प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, इंडिया का जो इंपोर्ट है 85% in oil needs in the 2019-12 financial year and 53% of its gas requirement। तो भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो इंडिया इंपोर्ट करता है 85% अपनी ऑयल की नीड का और 53% अपने गैस के रिक्वायरमेंट का। ये दो उन्होंने बात कही। और सेंट्रल, दूसरा फैक्ट क्या है, सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड 54% ऑफ डीजल, ये ऐड होता है। सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस जो हैं वह 60% होते हैं अपने रिटेल सेलिंग प्राइस के पेट्रोल पे, 54% ऑफ के डीजल के। आप क्या कह सकते हो कि 60% जो पैसा जनता पे करती है पेट्रोल में, वह टैक्सेस पे है और डीजल में 54% है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इथेनॉल होता है जो कि शुगर केन से एक्सट्रैक्ट होता है, इसको हम पेट्रोल में मिलाते हैं। इथेनॉल एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम शुगर केन से निकालते हैं और इसको हम पेट्रोल में डालते हैं, और इसको डालने से क्या होता है, हमारे इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अब करेंटली इस समय 8.5% ऑफ पेट्रोल इज इथेनॉल। इस समय अपने पेट्रोल का 8.5% इथेनॉल है। अब इस इथेनॉल के परसेंटेज को टारगेट किया गया है 20% बाई 2025। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका जो इंपोर्ट है वह कट होगा, कम होगा, और आपके फार्मर्स को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त होगी। गॉट इट? वेरी ब्यूटीफुल वे टू राइट। अब इससे आप 3-4 चीज़ लिख रहे हो। एक क्या लिख रहे हो कि भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में निर्भरता बहुत ज़्यादा है, तो पहले आप मैसेज क्या दे रहे हो, इसको कम किया जाना चाहिए। अब कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे ही बोल दो तो उसका कोई मतलब होता नहीं, यू नीड टू गिव सॉल्यूशन। फिर आप दूसरी बात क्या बोलोगे कि हमारा जो पेट्रोल है उसमें टैक्स का, हमारे पेट्रोल के दाम में टैक्स का इशू 60% है, डीजल में 54% है। ये आप याद करो, ये अच्छा फैक्ट है, ये आप याद करो। फिर तीसरा क्या है, हम इसको कम कैसे करेंगे। हमारे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है,
तो इस समय पेट्रोल में इथेनॉल 8% है, लेकिन हम यह कोशिश 8.5% है, लेकिन हमारा यह प्रयास है कि 2025 तक ये 20% हो जाए। तो अगर हम 12.5% इथेनॉल बढ़ा देंगे तो 12.5% हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, और हमारा जो इथेनॉल है हमारा लोकल प्रोडक्ट है जो हमारे किसान बढ़ाते हैं, तो यह किसानों के लिए एक एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स हो जाएगा इनकम का। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये लगता है बड़ा पॉलिटिकल ये न्यूज़ है, चूँकि मोदी सरकार प्रधानमंत्री ने ब्लेम किया है गवर्नमेंट को कि उन्होंने कॉस्ट इंपोर्ट डिपेंडेंस कम नहीं किया। बट इफ यू रीड इनसाइड यू आर गेटिंग 3-4 वेरी एक्सक्लूसिव पॉइंट कि जो आपके आंसर को टोटली डिफरेंट कर देंगे। एक क्या है, ड्राफ्ट पॉलिसी आ रही है जो आने वाली है, ब्राजील ने इसका सफल प्रयोग भी किया। यस, पहले किया है। एक आ रही है नेचुरल गैस को लेके एक ड्राफ्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस पॉलिसी, LNG पॉलिसी। अब इस पॉलिसी का एम क्या है? क्या ना आप पॉइंट में लिखो, मोहित जैन ने अच्छा बताया था कि पॉइंट में लिखो, फिर रिमेंबर ही सेड कि पॉइंट में लिखो। तो क्या है, जिस तरह क्या लिखा है, LNG क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस पॉलिसी। आप दूसरी लाइन में आयरो बनाओ, लिखो ऑब्जेक्टिव या एम, set up a framework for the promotion of gas and find ways for LNG adoption in sectors which currently does not use it as a fuel। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक ऐसा उद्देश्य निर्धारित किया गया है कि गैस के ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जाए और ऐसे रास्तों के बारे में सोचा जाए जिसमें LNG को उसमें स्वीकार किया जाए जहां पर इस समय ऊर्जा या ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए कि गैस का ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो और उन जगहों में इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए जहां पर अभी यह ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। अब अगर हम LNG को अपने फ्यूचर का, अपने देश के फ्यूचर का एक हम ईंधन माने, अगर फ्यूल मांगे, तो जो हमारा हैवी ट्रांसपोर्ट है, तो पॉलिसी मेकर्स ये टारगेट कर रहे हैं कि जो अपना एक लॉन्ग वे का ट्रांसपोर्ट है उसमें 10% जो है वह LNG का इस्तेमाल होने लग जाए। और इसके लिए क्या किया है, इंसेंटिव देने की बात चाहिए है कि जो LNG बेस्ड मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल बनाएंगे उनको सरकार प्रोत्साहन देगी। सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 1000 LNG रिटेल आउटलेट्स बनेंगे और उसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 5 ईयर में आएगा। तो इस पॉलिसी का एम क्या है कि LNG टर्मिनल्स को क्रिएट किया जाए with more than 100 million tons per annum along the coastal regions to increase the share of gas in the energy basket to 15% by 2030 from the current level of 6%। तो आउटकम क्या आ गया, इस समय LNG का हमारे जो कोस्टल रीजन में जो हमारा शेयर है वह 6% है, उसको हम 2030 तक 15% तक करना चाहते हैं। अभी पॉलिसी आई नहीं, लेकिन पॉलिसी आएगी तो हम उसको और विकास करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक हम लोग जो 15 फाइनेंस कमीशन को मैं टुकड़ों पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए एक आसानी हो 15 फाइनेंस कमीशन को समझने की। और इस फाइनेंस कमीशन को जब मेरा एग्ज़ाम होता था तो मैं 2 चीज़ें बहुत संजीव पढ़ता था, एक फाइनेंस कमीशन, एक इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि दोनों में ऐसे माल मसाले मिल जाते हैं जो हमको बहुत मदद करते हैं। अगर आप 15 फाइनेंस कमीशन का अगर आप सेक्शन बी भी देखिए तो सेक्शन बी 15 फाइनेंस कमीशन का
वह BB&C वह दोनों बात करता है पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटीज़ का। तो अभी देखो सवाल क्या मैं बना रहा हूँ, 15th फाइनेंस कमीशन ने या बजट ने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए क्या काम किए हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में पंचायती राज एक डिफरेंट चैप्टर के रूप में ऐड किया गया है, एक्सक्लूसिव आपके उसमें लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप उसको अलग से तैयार करने की कोशिश करें। तो उसको मैं क्या देखता हूँ, एक तो आपका जो एक पूरा चैप्टर है पंचायती राज का, तो आपको पढ़ना है। फिर पंचायती राज के प्रोविज़न फाइनेंस कमीशन के चैप्टर में क्या है। तो आप अगर BB और C देखें तो दोनों पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। BB क्या बोलता है, मेजर्स नीडेड सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ पंचायत, मिल गया। आप C देखिए, मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट रिसोर्सेज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट, मिल गया। तो अब ये क्या बोल रहा है, बस आप यही याद करो, इसी से काम हो जाएगा। ये अब क्या बोल रहा है कि ऐसी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन को करनी चाहिए ताकि वह पंचायत के रिसोर्सेज को और स्टेट के म्यूनिसिपैलिटीज़ के रिसोर्सेज को बढ़ावा प्रदान करे। अब अगर आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को समझने की कोशिश करें, उनका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सिविक एमिनिटीज़ है। चाहे वो पंचायत हो और चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, उनका सबसे बड़ा काम क्या है, सिविक एमिनिटीज़ में क्या है, रोड, वाटर, सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड हेल्थ। अब नाउ यू डाइवर्ट योर माइंड टुवर्ड्स माई लेक्चर ऑन द बजट, जिसमें मैंने इसमें बहुत डिटेल में बात की है। तो अगर आप ऐसे के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप उन चीज़ों को वहाँ से उठा के यहाँ लाने की कोशिश करें जो आपने पूरा पढ़ा हुआ है। तो क्या है कि हम जो अपना पंचायत और जो अपनी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सिविल एमिनिटीज़ है। उसमें रोड, वाटर, सैनिटेशन और प्राइमरी एजुकेशन है। अब जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इसने रिकमेंड किया है ग्रांट 4,36,361 करोड़ फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट फॉर 2021 to 2026। अब इसमें क्या यह 52% इंक्रीज है ओवर द करस्पॉन्डिंग ग्रांट पिछले फाइनेंस कमीशन से। जो 15 से 20 का फाइनेंस कमीशन था उसमें 52% इंक्रीज है। अब इससे आपको क्या मिल गया, सरकार और फाइनेंस कमीशन, आप फाइनेंस में उठाओ सरकार को ही कर दो। सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि वह स्वास्थ्य, रोड, वाटर, सैनिटेशन पे प्रतिबद्धता से काम करे। फाइनेंस कमीशन ने जितना पिछली बार इस हद में रिकमेंडेशन दिया था उसकी तुलना में 52% बढ़ा दिया। सरकार ने उसमें से तकरीबन ज़्यादातर स्वीकार कर लिया है। तो आपने पहली बात क्या कह दी कि आत्मनिर्भर भारत में जो स्वास्थ्य का और जो सैनिटेशन का, वाटर का इशू है, वह सरकार बहुत संजीदगी से लेकर आगे चल रही है। गॉट इट? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, फंडामेंटल प्रॉब्लम इसमें क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? इनसफिशिएंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बाय द जनरल गवर्नमेंट। जो सरकार एक काम करती है वह इनसफिशिएंट जो कहते हैं रेवेन्यू मोबिलाइजेशन करती है। इसका मतलब क्या हो गया? यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स यह तीनों मिलकर वह एक सफिशिएंट रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं करती हैं, उनको और मोबिलाइज करना चाहिए। अब इसका सवाल जनरल गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? उसको खर्च करना चाहिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब्सिडीज़ पे, लॉ और ऑर्डर पे। अपने पास एक समस्या क्या है, हम लोग इंटरेस्ट में अच्छा खासा खर्च करते हैं। तो हमारे जीडीपी का 4.4 to 5% इंटरेस्ट में चला जाता है। इंटरेस्ट क्या है? हमारी पास्ट की लाइबिलिटीज़ हैं, हमारी पास्ट की लाइबिलिटीज़ हैं। अब उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन हमको उसके बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे हमारी पास्ट की लाइबिलिटीज़ कम हो, धीरे धीरे कम हो। दूसरा, शहरों के विकास के लिए फाइनेंस कमीशन ने 450 करोड़ रुपया दिया है फॉर शेयर्ड म्यूनिसिपल सर्विसेज।
और जो इंटर से डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एमंग स्टेट, जब राज्यों के बीच बंटवारे की बात की गई है तो उस ग्रांट में जितनी लोकल गवर्नमेंट है 90% वेटेज दिया गया है पॉपुलेशन को और 10% ऑन एरिया रिमेन्स अनचेंज फ्रॉम द 14th फाइनेंस कमीशन। 19% पॉपुलेशन को है और 10% और एरियाज को वह इस फाइनेंस कमीशन में चेंज है। तो जो वेटेज है वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। और 3 टियर सिस्टम हमारे पास जो है विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों को ध्यान में रखा गया है। यह आपके एसे के लिए काम का है, यह आपके इकोनॉमिक्स में काम का नहीं आएगा। जब आप एसे लिखोगे उसमें काम क्या आएगा। अब आप 5 पॉइंट लिखो कि जो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है, उसको कैसे आगे लाया जाए। जो कहा जा रहा है पोस्ट कोविड रिकवरी में इंडिया की टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पहला, बिल्ड डिजिटल टैलेंट, मेक इंडिया ए टैलेंट नेशन। डिजिटल टैलेंट हिंदी क्या होगी? हाँ, डिजिटल प्रतिभा को आप बनाए और भारत को एक प्रतिभा संपन्न रूप के रूप में लेके आ गए हैं। बिल्ड डिजिटल टैलेंट, मेक इंडिया ए टैलेंट नेशन। सेकेंड, गेट यूज टू ए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल। गेट यूज टू ए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल। ऐसा छूट गया है, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल था, उस पर ऐसा छूट गया। नहीं यहाँ पर क्या है इसमें है जो अभी हमने किया नहीं है। सेकंड क्या है? गेट यूज टू हाइब्रिड Get used to hybrid working model. Accelerate new markets in India and abroad from new partnerships. देखिए, फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट का इशू आया था क्रेज वाला, यहाँ फिर आ रहा है कि ऐसे आप बाजार को तेज़ी से आगे बढ़ाएं कि भारत में और भारत के बाहर हमको नए नए पार्टनर्स मिले, नए नए सहभागी मिले। साइबर सिक्योरिटी पे आप खर्चा बढ़ाएं, इंक्रीज स्पेंड ऑन साइबर सिक्योरिटीज। हमको मोर कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में कस्टमर्स के जो एक्सपीरियंस है, जो कस्टमर की जो सुविधाएं हैं, उनको हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ये कहना हो कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो ये आपकी 5 पॉइंट है, इसको आप रख लेना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हम लोग हैंडल करते हैं। आप लोग सुन रहे होंगे आजकल कि भारत में हाइड्रोजन से कार चलेंगी, ठीक है ना। तो इसको एक भारत ने, सरकार ने एक बनाया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो इसका प्रपोज में इसका नेशनल हाइड्रोजन मिशन, तो इंडिया ने अनाउंस किया है एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन का। ये सवाल आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके प्री मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत ने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन बनाया हुआ है, वह एक रोड मैप बना रही है। उसमें उसका मूल मुद्दा इशू क्या है? हाइड्रोजन एक एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसके पास पोटेंशियल है कि ट्रांसपोर्टेशन के पूरे मामलात को, सिस्टम को वह एक ट्रांसफॉर्म कर दे। तो हो सकता है कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में एक क्रांति आ जाए। तो यह रोड मैप है क्या? यह जो ट्रांसपोर्टेशन का रोड मैप है क्या? यह रोड मैप क्या है? हाइड्रोजन, पढ़ना सुनना, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम द साइंस स्टूडेंट। हाइड्रोजन को एक एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना। जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, इस नेशनल हाइड्रोजन मिशन का मूल मुद्दा क्या है? हाइड्रोजन को एक एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना।
ठीक है। यस अब जो हमारा फोकस है, स्पेसिफिक फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन पे। यह क्या है, इंडिया की जो ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अब जब इसको प्रपोज किया जा रहा है, इसे प्रपोज किया जा रहा है कि यह जो हाइड्रोजन के पास एक ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करके हम फॉसिल फ्यूल के जगह पे हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे। तो वी रिप्लेस हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल। अक्टूबर में इंडिया में दिल्ली पहला ऐसा शहर बना जहां पर बसेस को हाइड्रोजन के ऊपर ऑपरेट किया चलाया गया, और वह हाइड्रोजन जो होता है HCNG, जो CNG होती है उसको बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। अब जो HCNG हाइड्रोजन स्पाइक्ड कंप्रेस नेचुरल गैस, ये आ सकता है प्री में भी कि CNG क्या है, HCNG क्या है। कब आ गया, 2 साल का कब है? पीसीएस में सर आ चुका है। तो 2018 में भी आया, Okay. PIS में भी आया। तो यह एक उन्होंने सवाल किया। अब क्या है, जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उस नई टेक्नोलॉजी में इसका जो हाइड्रोजन का फ्यूल ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पहला सवाल क्या है, वाई हाइड्रोजन। ये सवाल आप दिमाग आना चाहिए कि सिर्फ हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल क्यों हो रहा है। क्लीन फ्यूल, हाइड्रोजन के पास पोटेंशियल है क्लीन फ्यूल का, यह हिस्टोरिकली प्रूव्ड है। इन 1874 में एक फिक्शन नॉवेल बनाई गई थी, उसमें इसकी बात कही गई। जब 1970 में ऑयल प्राइस का स्टॉक बढ़ने लग गया, तब हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की बात कही गई। तो लेकिन दिक्कत क्या है, नाउ कम ऑन द हाइड्रोजन कंपोनेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में, लेकिन आज मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा से कि जो नेचर का यह हाइड्रोजन है यह फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। तो आपका सवाल में जो ABC बनाएंगे एक यही लिख देंगे कि हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल है या हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीपन है जिसके सहारे हम एक सपना देख रहे हैं क्लीन एनर्जी का, उसमें यह जो हाइड्रोजन है यह फ्रीली अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है ओनली विद द कॉम्बिनेशन। तो हाइड्रोजन अकेले नहीं मिलता है, हाइड्रोजन ओनली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स एंड हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। जो नेचुरली कंपाउंड जैसे वाटर है H2O, आपको उसमें से निकालना पड़ता है। तो जो हाइड्रोजन का जो एक उपलब्धि है वह किसी कंपोनेंट में होता है, उसमें से निकालना पड़ता है। हाइड्रोजन एक क्लीन मॉलिक्यूल है और प्रोसेस ऑफ जो एक्सट्रैक्टिंग है यह एनर्जी इंटेंसिव है। इसका जो एक्सट्रैक्शन है यह भी आसान नहीं है, इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, लगता है। अब हाइड्रोजन 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या है? जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। जो आज मेरे पास ज़्यादातर हाइड्रोजन प्राप्त है वह ग्रे हाइड्रोजन है, जो फॉसिल फ्यूल के द्वारा ही एक्सट्रैक्ट होता है। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स विथ कार्बन कैप्चर, उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन इंटायरली रिन्यूएबल पावर सोर्स से जनरेट होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन बात करते हो, अपना सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन का स्पेसिफिक एडवांटेज है।
जब इसकी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी हम बर्निंग करते हैं, तो यह डीकार्बोनाइज करता है ए रेंज ऑफ सेक्टर को, जिसमें आयरन, स्टील, केमिकल और ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये क्या करता है, यह डीकार्बोनाइज कर देता है कई इंडस्ट्री को, इसमें स्टील, आयरन, केमिकल इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, यह रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है वह लॉन्च होगा 2021 में, 2022 में। जो इंडिया का अपना ग्रिड है वह प्रीडोमिनेटली मेनली डोमिनेट किससे कर रहा है, कोल बेस से। और हम कोल बेस के उस सिस्टम से हम एनर्जी को प्रोक्योर करते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वह रिप्लेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत से देशों ने इस काम को किया है। अब अगला हम एक समझने की कोशिश करते हैं, केमिस्ट्री का सवाल बनता है कि कैसे हाइड्रोजन फ्यूल वर्क करता है। ये सवाल आएगा, ये अच्छा सवाल है। हाइड्रोजन क्या है, वह एक एनर्जी कैरियर है, यह एनर्जी का सोर्स नहीं है। हाइड्रोजन इज ए कैरियर, हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है, यह एनर्जी का सोर्स नहीं है। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल है इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू इलेक्ट्रिसिटी एक डिवाइस से, जिसको बोलते हैं फ्यूल सेल स्टैक। अब समझिए, हाइड्रोजन अपने आप में कुछ ऊर्जा नहीं देगा, यह ऊर्जा अपने आप में कैरी करता है, इसको हमको ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो हाइड्रोजन को हमको एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। तो एक अच्छा सवाल क्या होगा, हाइड्रोजन कैरियर है या हाइड्रोजन सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो आंसर क्या हो गया, हाइड्रोजन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, हाइड्रोजन कैरियर है। अगला सवाल क्या हो गया कि एक कैरियर और सोर्स ऑफ एनर्जी में फ़र्क क्या है? अगला सवाल क्या हो गया, कैरियर और सोर्स एनर्जी में फ़र्क क्या है? तो हाइड्रोजन फ्यूल को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, एक डिवाइस है फुल सेल स्टैक से, उससे वह हमारे फ्यूल बनता है। तो जो फ्यूल सेल होता है वह कन्वर्ट करता है। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब हम हाइड्रोजन को एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? इट इज़ ए कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये याद करो, ये भी आ सकता है कि जब हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? प्रोसेस क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर याद करो, यह आपका आपको मैंने 10वीं में पढ़ाया था, कौन सी एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे होती है? यह होती है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, और उससे वह कन्वर्ट होती है। जो फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर ऑन बोर्ड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वह उसको एनर्जी फॉर्म में चेंज करते हैं। एक खासता बहुत है। हाइड्रोजन के साथ खास बात क्या है, इसमें नियर जीरो कार्बन फुट पॉइंट है। व्हाट इज कार्बन फुट पॉइंट? कि कार्बन आता नहीं आता, इसमें नियर जीरो कार्बन फुट पॉइंट है। तो हाइड्रोजन के पास क्या है, यह 2 to 3 टाइम्स एज एफिशिएंट है एज बर्निंग पेट्रोल। पेट्रोल की तुलना में यह ज़्यादा एफिशिएंट है। अब इसको हम इस्तेमाल करना भी चाहें तो मेरे सामने समस्याएं क्या क्या हैं। एक समस्या क्या है, लैक ऑफ फ्यूल स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई पेट्रोल क्या है, हर गली में है, इसके साथ ऐसा नहीं हो पाया है, तो आपको फ्यूल स्टेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सेफ्टी एक अलग कंसर्न है। हाइड्रोजन को हम प्रेशराइज करके क्रायोजेनिक टैंक में रखते हैं और वहाँ पर जो जिस तरह की स्थितियों में रखते हैं, एक सेफ्टी का इशू आ सकता है। एक आज इज सफिशिएंट फॉर यू, इससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है।
इतने में आपका सवाल अगर कोई बनता भी है तो हो जाएगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। अगेन ए वेरी नाइस गुड आर्टिस्ट वी